फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और मेरा नाम है गीता रावत और मैं यहाँ यूके में एनएचएस में रजिस्टर्ड नर्स काम करती हूँ। बेसिकली मैं एक स्क्रब नर्स हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको भी अगर यूके आना है और कोई भी लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यूके से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड तो आपको वो मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो, जैसा मैंने आपसे शॉर्ट वीडियो में पूछा था कि मैं आजकल जो है सुपर न्यूमरी शिफ्ट कर रही हूँ वार्ड्स में, ताकि मुझे अपनी जो वार्ड्स की कॉम्पिटेंसीज हैं वो मिल सके और इन फ्यूचर अगर कभी मुझे कोई बैंक शिफ्ट बुक करनी हो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए तो वो मैं बुक कर सकूं। तो मैं आपको उसका अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करती हूँ। तो चलिए बिना कोई देर किए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यूके का वेदर दोस्तों देखो, अभी अभी धूप थी और अभी अभी बादल आ गए हैं। तो ये यूके का वेदर। तो चलिए हम बात करते हैं सुपर न्यूमरी शिफ्ट। तो बेसिकली सुपर न्यूमरी होता क्या है, सुपर न्यूमरी शिफ्ट और जो प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्स है उसमें फर्क क्या है। तो जब आप इंडिया से एज अ नर्स यहाँ आते हैं, आपका ऑस्की क्लियर नहीं हुआ होता है। तो जब आपका ऑस्की क्लियर नहीं हुआ होता है तो आप एज अ बैंड 4 काम करते हैं, आप बैंड 5 आरएन काम नहीं कर सकते। तो ये लोग आपको अंडर सुपर न्यूमरी रखते हैं। सुपर न्यूमरी का मतलब है कि आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई होगा आपको सुपरवाइज करने के लिए, ताकि अगर आप कोई गलत काम करने वाले हो तो ना कर सको, कोई ना कोई आपको सुपरवाइज करे। और आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और वो जो असाइन आपको किया होता है वो आपका मेंटोर कहलाता है। तो वो जो मेंटोर होता है वो आपको आपकी थ्रू आउट प्रोग्रेस देखता है और उसके बाद वो आपको कॉम्पिटेंसीज के लिए साइन करता है। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका आपके मेंटोर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो और आप जो है हर चीज जो भी आपके डाउट हो अपने मेंटोर से पूछो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास आपका पिन आ जाता है तो आपको कॉम्पिटेंसी साइन करानी होती है और वो आपका जो मेंटोर है वो आपका जो साइन ऑफ है वो इजिली दे दे, चिकचिकबाजी ना करे बेसिकली। तो चलिए ये तो बात हो गई सुपर न्यूमरी की कि सुपर न्यूमरी क्या होता है। अब मैं आपको इतना बताती हूँ कि मैं ऑलरेडी बैंड 5 आरएन हूँ, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है वो थिएटर की है। तो अगर मुझे वार्ड में काम करना है फिर भी मैं वार्ड में काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास ना ओरल मेडिकेशन का साइन ऑफ है, ना आईवी मेडिकेशन का साइन ऑफ है, ना आईवी कैनुला का साइन ऑफ है। बेसिकली मेरे पास वार्ड का कुछ भी साइन ऑफ नहीं है। तो नील बटे सन्नाटा है मेरे पास कॉम्पिटेंसीज एज अगर हम वार्ड्स की बात करें। लेकिन थिएटर की बात करें तो थिएटर में मेरे पास सारी कॉम्पिटेंसीज है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप बोले कि भाई आप थिएटर से वार्ड में क्यों जाना चाह रहे हो, तो थिएटर में आपको इतना ओवर टाइम नहीं मिलता है, इतनी बैंक शिफ्ट्स नहीं मिलती है। तो अगर आपको कभी वार्ड्स में, क्योंकि हमेशा आपको पता है पेट के लिए ज्यादा होना चाहिए, स्टाफ का रेशियो ज्यादा होना चाहिए पेशेंट के लिए, तो आपको जो है वार्ड में स्टाफ की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और इसलिए वो निकालते हैं बैंक शिफ्ट। और बैंक शिफ्ट जरिया है आसान पैसे कमाने का। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने बैंक में अप्लाई करने के लिए कोशिश की, बैंक में मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, तो मेरे पास ऑलरेडी 2 कोड थे, RN00 जो कि RN रजिस्टर्ड नर्स का होता है और एक RN59 होता है जो कि स्क्रब नर्स का होता है, थिएटर नर्स का होता है। तो मेरे बैंक में वो दोनों रिफ्लेक्ट होते थे। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं थी वार्ड की, इसलिए मैं वार्ड की बैंक शिफ्ट बुक नहीं करा तो पाती, लेकिन मैं बुक नहीं कराती थी, क्योंकि अगर मैं वार्ड में जाऊंगी और मुझे कुछ काम नहीं पता तो मैं यूजलेस पर्सन हूँ उस वार्ड के लिए। और हो सकता है कि बाद में वो लोग एनएचएसपी में भी बोले कि भाई ये वाला जो बंदा है इसके पास कोई भी कॉम्पिटेंसी नहीं है तो ये बैंक शिफ्ट कैसे बुक कर रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि मैं एनएचएसपी के थ्रू गई, एनएचएस प्रोफेशनल्स के थ्रू। अब क्या होता है, एक प्रॉपर एक सेंट्रलाइज बैंक टाइप समझ लो। एनएचएसपी में हर कोई एनएचएस का जो स्टाफ है वो रजिस्टर्ड है, तो आपको कभी भी बैंक शिफ्ट मिलती है तो वो एनएचएसपी के थ्रू मिलती है। इनकी अपनी एक ऐप होती है जिसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हैं। तो मैंने एनएचएसपी में हर एक हॉस्पिटल में इसका अपना एक ऑफिस होता है, आप मेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मैं जो है पर्सनली एनएचएसपी के ऑफिस में गई क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही था और इजीली अप्रोचेबल था। तो मैंने वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास आरएन की पिन नंबर सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो मेरे को अपनी कॉम्पिटेंसीज गेन करनी है। तो क्या आप मेरे लिए कोई शिफ्ट ऐसी वार्ड में बुक करा सकते हैं जिसमें मैं एज अ सुपर न्यूमरी रहूं और कोई मेरा काम देखे, मुझे काम सिखाए और उसके बाद मुझे साइन ऑफ दे दे। तो ये जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मेरी इन लोगों ने 4 शिफ्टें बुक करी थी सुपर न्यूमरी की वार्ड्स में। तो 4 शिफ्टों में मैं एक दिन एल्डरली वार्ड में गई, एक दिन मैं इमरजेंसी में गई, एक दिन मैं सर्जिकल वार्ड में गई और एक दिन मैं दोबारा एल्डरली वार्ड में गई। तो अब मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सुपर न्यूमरी का। तो जब मैं सुपर न्यूमरी शिफ्ट में गई तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो इन्होंने मेरी जो है अर्ली शिफ्ट लगाई। अर्ली शिफ्ट में क्या होता है कि आपको 7:30 वहां जाना होता है और आपकी जो शिफ्ट होती है 1 या 1:30 तक होती है। लॉन्ग डे की जो शिफ्ट होती है वो आपकी 7:30 से लेकर रात के 8 बजे तक की होती है, तो वो काफी हेक्टिक हो जाती है। तो शुरू में उन्होंने मेरी जो है अर्ली शिफ्ट लगाई ताकि मैं यूज टू हो जाऊं वार्ड के काम से। तो जब मैं पहले दिन गई तो पहले दिन मेरी शिफ्ट लगा, हमने डरा दिया कि एल्डरली वार्ड में क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहां पे सारे कंफ्यूज पेशेंट होते हैं, सारे डिमेंशिया वाले पेशेंट होते हैं। तो और आपको एल्डरली का पता ही है, एल्डरली को केयर भी ज्यादा देनी होती है, तो वो वार्ड काफी बिजी होगा। बट जब मैं वहां फर्स्ट डे गई तो मुझे
वो वार्ड ठीक लगा, क्योंकि टचवुड जो बे मुझे मिली, यहाँ पर ना एक बे होती है जिसमें आपके पास 6 पेशेंट होते हैं और आपको साइड रूम भी मिलता है। तो बेसिकली एक जो आ रहे हैं ना उसको 8 पेशेंट मिलते हैं और उसके साथ एक एचसीए होता है या कभी कभी 2 एचसीए भी होते हैं या कोई स्टूडेंट होता है। तो बेसिकली 8 पेशेंट में आपके पास 3 या 4 लोग होते ही हैं। अगर कोई टैगिंग वाला पेशेंट है, टैगिंग मतलब कि कोई डिमेंशिया का पेशेंट है जिसको 1-to-1 केयर चाहिए, तो आपके पास फिर एक एक्स्ट्रा स्टाफ होगा जो ऑलरेडी 24 आवर उस पेशेंट के साथ रहेगा, क्योंकि वो पेशेंट कभी भी बेड से जा सकता है, गिर सकता है, कंफ्यूज पेशेंट होता है, तो आपको उसको 24 आवर सुपरविजन में रखना होता है। तो जब मैं फर्स्टली वार्ड में गई तो मैंने हैंड ओवर वगैरह हम लोग लेते हैं, 7:30 की शिफ्ट होती है, ओवर लेते लेते 8 बज जाते हैं। ओवर में क्या होता है, हर एक जो है पूरे के पूरे वार्ड का आपको बताते हैं कौन सा पेशेंट सिक है, कौन सा पेशेंट डिमेंशिया वाला है, किसको स्किन केयर की जरूरत है, सब कुछ आपको पूरा हैंड ओवर देंगे। उसके बाद जो आपको बे मिली है, उसकी जो रात की नर्स थी, जो स्टाफ नर्स नाइट वाला साइन था, वो आपको स्पेसिफिकली आके ओवर देता है आपके 8 के 8 पेशेंट का। उसके बाद जो स्टाफ नर्स होती है वो काम शुरू कर देती है मेडिसिन देने का, क्योंकि 8 o'clock की मेडिसिन यहाँ पर ड्यू होती है, तो ये लोग स्टार्ट कर देते हैं मेडिसिन देना। तो मेडिसिन में क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ ही बार से रिलेटेड है। आपके पास एक बार कोड होता है, उसको आपको रीड करना होता है स्कैनर से, और उसके बाद आपका कंप्यूटर पे खुल जाएगा जो भी उसका मेडिकेशन चार्ट है, MAR मार बोलते हैं इसको, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो उसमें आपको सारी मेडिकेशन के टाइम ड्यू आ जाते हैं और उसमें आपको डोज वगैरह सब कुछ लिखी होती है। तो वो एज कम्पेयर ठीक लगा मुझे कि मतलब उसमें आपको डोज भी पता है। अगर मान लीजिए पेशेंट को 1000 मिलीग्राम की PCM चल रही है, पैरासीटामोल चल रही है, और आपके पास 500 मिलीग्राम के टैबलेट है, तो ऑब्वियसली बात आपको 2 देनी है। तो आपको मार में भी 2 टैबलेट्स दिखाई देगा और आपको वो जो टैबलेट है वो 2 बार स्कैन करनी होगी। तो कुल मिला के ओरल मेडिकेशन मुझे ठीक लगी। उसके बाद आईवी का क्या था कि आईवी आपको शुरू शुरू में वो बिल्कुल नहीं देते, पहले आपको ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है। तो मैंने उस दिन ऑब्जर्व किया। फिर अगले दिन मैं ईडी में गई। ईडी में जो है मुझे थोड़ा हिसाब किताब समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें क्या होता है, पेशेंट आता है और पेशेंट चला जाता है। आपके पास पेशेंट ना परमानेंटली, मतलब परमानेंटली तो खैर कोई पेशेंट नहीं रहता, पर आपके पास पेशेंट जो है थोड़े टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाता है तो आप उसको या तो कहीं मेडिकल यूनिट में, मेडिकल वार्ड में भेज देते हैं, जहां पर भी उसका रिलेटेड उसका डिजीज है, वहां आप उस वार्ड में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेसिकली ईडी में मुझे यही लगा कि पेशेंट आएगा, आपने उसके ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। ऑब्जर्वेशंस भी यहाँ पर सब वो है, आपको बारकोड स्कैन करना है, सब कुछ मशीनों से होता है और आपको कुछ भी पेन की जरूरत नहीं है। सारे की सारे रिकॉर्ड्स उसके अपने आप ही डाटा जो है वो उसके न्यूज टू चार्ट में आ जाएंगे। तो उसके बाद इमरजेंसी में आपको पेशेंट का कोई अगर सैंपल है वो लेना है, कोई ओरल मेडिकेशन है वो देनी है, कोई आईवी इंजेक्शन है वो देना है, कोई। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, सुपर न्यूमरी के अंदर, चाहे मैंने एक चीज देखी है कि आप जो है RN हो तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कमोड हमें देना होता है, नर्सेस को देना होता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कमोड का क्या है यहाँ पर सीन। अगर HCA अवेलेबल है और वो बिजी नहीं है तो HCA देगा। अगर स्टाफ है, रजिस्टर्ड नर्स, आप नर्स हो और आपके आसपास कोई HCA नहीं है और आपके पेशेंट को कमोड चाहिए तो आपको ही देना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक चीज देखी है कि लोग ना ऐसे को बुरा नहीं लगता कमोड वगैरह देने में, क्योंकि वो आपका जॉब है। आप जब नर्सिंग में आए हो तो आपको नर्सिंग केयर तो सारी करनी ही पड़ेगी। तो आप अपना माइंडसेट करके आइए कि ये काम भी आपको करना पड़ सकता है। वो बात अलग है अगर आपके पास HCA है तो वो आपका काम संभाल लेता है, ऑब्जर्वेशन वगैरह HCA ले लेता है, तो आपका थोड़ा लाइट हो जाता है काम। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ, मैं उसके बाद गई सर्जिकल वार्ड में। तो सर्जिकल वार्ड में भी मैंने यही सब ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली आपको जब वार्ड में जाते हैं, RN का जो काम होता है हैंड ओवर लेना होता है, उसके बाद उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी होती है। पेशेंट अगर बात वगैरह चाहिए, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन देनी है और कोई HCA नहीं है तो आप उसको करोगे, नहीं तो आप HCA के साथ हेल्प करके उसको करोगे। फिर आपके बाद उसको आपको मेडिकेशन देनी होती है, आईवी इंजेक्शन देने होते हैं, फ्लूइड्स वगैरह देने होते हैं, ब्लड सैंपल्स लेना होता है जो भी। फिर 9:30 से यहाँ पे वार्ड राउंड शुरू हो जाता है। वार्ड राउंड में क्या होता है कि डॉक्टर आएगा अपनी टीम के साथ और आप भी अपने कंप्यूटर के साथ, वाओ के साथ खड़े रहोगे। वाओ मतलब वर्क ऑन व्हील्स करके शॉर्ट फॉर्म होती है। सबके सब अपने कंप्यूटर में 24 घंटे आपको लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए यहाँ काम करने के लिए। वार्ड राउंड होता है तो डॉक्टर जो है आपसे पूछता है कि आपको आज का पेशेंट की कंडीशन कैसे लगी, आपको लगता है कि ये डिस्चार्ज करने लायक है या नहीं है, या आप क्या चाहते हो कि इसके अंदर और क्या सुधार हो। तो बेसिकली आपसे भी आपकी राय पूछी जाती है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का आगे का प्लान जो है वो तय होता है। इसी बीच अगर वार्ड राउंड में डॉक्टर्स वगैरह का जब राउंड हो गया, उसके बाद वो अगर कोई ऑर्डर वगैरह करते हैं तो आपको वो आपके मार चार्ट में दिख जाएगा, या वो आपको मैसेज कर देंगे। वाओ में आपकी जो प्रोफाइल होती है उसमें आपके पास चैट कन्वर्सेशन आ जाती है, तो आप वहां पर देख लेते हैं कि इसका क्या स्टार्ट किया है, क्या नहीं किया है, प्लान ऑफ केयर क्या है। उसके बाद जो मेन चीज मेरे को सबसे ज्यादा दिमाग में, मतलब मुझे कहते हैं घुमा दिया मेरा जिसने दिमाग, वो मुझे लगा यहाँ का डिस्चार्ज। इंडिया में तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, हम एक डॉक्टर डिस्चार्ज लिख देता है, हम उसको मेडिकेशन वगैरह समझा देते हैं, उसको
जो हॉस्पिटल से थोड़ी बहुत दवाई मिलनी होती है वो देते हैं और हम साइन देके चेक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको ओटी का भी देखना है। ओटी मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का देखना है, फिजियोथेरेपिस्ट का देखना है, काफी सारे पैकेज ऑफ केयर क्या है। अगर पेशेंट एल्डरली है, उसको कोई देखने आ रहा है घर पे, घर की स्टेयर्स कैसी है, पेशेंट चल सकता है नहीं चल सकता, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, दवाइयाँ कहाँ से मिलनी है, आपने हॉस्पिटल से देनी है या पेशेंट के लिए आपने फार्मेसी से प्रिस्क्राइब करवानी है, प्रिस्क्रिप्शन मंगवाना है। तो मतलब डिस्चार्ज में बहुत ही ज्यादा पंगा है, जो कि मुझे एक दिन में समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने जो भी एनएचएसपी के लोग थे उनको मेल किया कि मुझे एक दिन पूरी लॉन्ग शिफ्ट दें, ताकि मैं जो है डिस्चार्ज प्रोसेस भी अच्छे से समझ सकूं। तो डिस्चार्ज प्रोसेस में भी यही है, आपको अच्छे से सब कुछ समझना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वार्ड में कॉम्पिटेंसी लेने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और एनएचएसपी में ही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 4 या 5 दिन में सारी कॉम्पिटेंसीज ले लो। वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हो मेरी हालत। हालांकि मैंने 2 कॉम्पिटेंसीज तो ले ली है, कैनुला की और वेनी फ्लो की, लेकिन अभी में मेरी 2 कॉम्पिटेंसीज रह गई है। क्योंकि बेसिकली आपको अगर वार्ड में काम करना है तो आपके पास एक ओरल मेडिकेशन कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कंपलसरी। मतलब आप काम क्या करोगे फिर अगर आप ओरल मेडिकेशन भी नहीं दे सकते। आपके पास आईवी फ्लूइड कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, आपके पास कैनुला की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। नहीं तो आप दूसरों से ही रिक्वेस्ट करते रह जाओगे कि प्लीज मेरे पेशेंट का कैनुला लगा दो, और उस चक्कर में आपका सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है वो डिले होता जाएगा। तो बेसिकली आपको 4 से 5 कॉम्पिटेंसीज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कैथेटराइजेशन, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इसकी कॉम्पिटेंसी नहीं भी है तो भी चल जाएगा। लेकिन ओरल मेडिकेशन, आईवी मेडिकेशन, कैनुला, ये 3 से 4 चीजें हैं, ये आपके पास नेसेसरी है, होनी चाहिए कॉम्पिटेंसीज। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ सुपर न्यूमरी और रजिस्टर्ड नर्स की शिफ्ट का। तो सुपर न्यूमरी होते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपसे ना कोई ओवर लेगा, ना आपको किसी को ओवर देना है। पेशेंट को कुछ भी होगा तो आप उसके जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि जो आपके ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, जो एक रजिस्टर्ड नर्स है, उसकी सारी जिम्मेदारी होती है। तो भाई जब तक सुपर न्यूमरी हो तब तक आप आराम से काम सीख सकते हो। आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना, आपको इतनी टेंशन लेने की, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे 3 से 4 शिफ्ट जो है बड़ी अच्छी लगी। बट जब मैंने बाद में सोचा कि अगर मेरे पास कॉम्पिटेंसी आ गई तो उसके बाद सारी की सारी पेशेंट्स की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सबके लिए लायबल हूँ। मुझे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा काम नहीं करना जिससे पेशेंट को नुकसान हो, तो वो आपकी बहुत सरदर्दी होती है, बहुत हेडेक होता है। और जब आप सुपर न्यूमरी, जब आप आरएन बन जाते हो तो आरएन के बाद आप टोटली पेशेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट है सब कुछ के लिए। तो अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेशेंट का कोई भी ऑर्डर कैरी आउट नहीं हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपसे ही जवाब मांगा जाएगा। तो जब आप आरएन बनते हैं तो आपकी जो शिफ्ट है ये बहुत ही सरदर्दी वाली शिफ्ट है। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि क्या आप सुपर न्यूमरी में पेड होते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सुपर न्यूमरी में पेड होते हैं। आप जितने भी घंटे काम करेंगे आप उतने घंटे पेड होंगे। हालांकि जो लंच ब्रेक होते हैं, जो भी आपको ब्रेक मिलता है, वो पेड नहीं होता, उसके पैसे नहीं मिलते हैं। तो आपको जब आधे घंटे का अगर ब्रेक मिला तो प्लीज अपना पूरा आधा घंटा लीजिए। ये मत सोचिए कि चलो मैं 20 मिनट का लेके 10 मिनट और अंदर चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आधे घंटे के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो अपना पूरा का पूरा ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप जाइए। अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो देखिए सुपर न्यूमरी की एडवांटेजेस तो ये कि आपके ऊपर कोई सरदर्दी नहीं है, आप जाएंगे, आप काम देखेंगे, काम सीखेंगे और करेंगे। डिसएडवांटेज मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आप एक ही वार्ड में नहीं जा रहे हैं सुपर न्यूमरी करने के लिए तो आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा, क्योंकि आपको हर बार नए लोगों से कम्युनिकेशन स्किल बनाना पड़ेगा। अब अगर आप एक ही वार्ड में कंटिन्यूसली जा रहे हैं तो आपकी जो है लोगों से अच्छी कम्युनिकेशन हो जाता है, अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है। तो अगर आप बार बार अलग अलग वार्ड में जा रहे हो तो ना तो आप उस वार्ड का काम सीख पाओगे अच्छे से, ना ही आप कंफर्टेबल हो पाओगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सुपर न्यूमरी शिफ्ट करते भी हैं बुक, तो प्लीज एक ही वार्ड में करिए, ताकि आपको कॉम्पिटेंसी लेने में भी ईजी हो, आप थोड़ा ईजी हो जाए, आपको काम सीखने में भी आराम से रहे, और आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ है। क्योंकि हर एक वार्ड में जो रूटीन है वो डिफरेंट होता है, हर एक वार्ड में चीजें जो है, सामान जो है वो अलग अलग जगह रखा होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिन तो 1-2 घंटे तो आपको ये ढूंढने में लग जाता है कि सामान कहाँ रखा हुआ है, सिरिंजेस कहाँ रखी है, मेडिकेशन कहाँ रखी है, ये सब कुछ है। बाकी एडवांटेजेस तो ये है कि आप अपनी कॉम्पिटेंसीज ले सकते हैं। और अब अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं कि थिएटर और वार्ड में से मैं क्या चूज करूंगी, तो भाई वार्ड में बहुत सरदर्दी है, आपको पेशेंट से भी बातें करनी है, आपको पेशेंट के रिलेटिव का फोन आएगा उसको भी उसकी कंडीशन बतानी है। बेसिकली आपको सब कुछ करना है वार्ड में, सब कुछ, सुबह से लेके शाम तक, सर से लेके पैर तक पेशेंट आपका है। उसके रिश्तेदारों को भी आपको एंटरटेन करना है, उसकी पूरी जानकारी देनी है, पेशेंट को के साथ भी आपको बातें करनी है। बेसिकली आपको सब कुछ करना है। लेकिन वो थिएटर में पेशेंट जो है आपके पास एनेस्थेटाइज होके आता है, एटी ट्यूब डल के आता है, पूरा का पूरा सेडेशन में होता है। तो ना तो आपको पेशेंट से कोई बात करनी है, आपको बस अपने काम पे ध्यान देना है। सर्जन ने जो भी इंस्ट्रूमेंट मांगा है उसका ध्यान रखना है, मॉब काउंट सही से रखने हैं कि अंदर कुछ ना छूटे, बेसिकली स्टर्लिटी मेंटेन करनी है। तो वार्ड में इतनी वार्ड में ही चिक चिक है, थिएटर में चिक चिक नहीं है। क्योंकि थिएटर में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आपने रिकवरी में हैंड ओवर कर दिया पेशेंट, आपका काम खत्म। लेकिन वार्ड में 24 आवर पेशेंट आपके पास रहता है, तो आपको उसका सब कुछ देखना है।
तो बेसिकली मैं ये कहूँगी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है ठीक-ठीक रहा है। अभी भी मुझे मेरी 4 शिफ्ट हालाँकि हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे कॉम्पिटेंसी चाहिए, 2 कॉम्पिटेंसी मुझे और चाहिए, तो उसके लिए मैं अभी दोबारा मेल डालूँगी और देखो होपफुली मुझे वो कॉम्पिटेंसी मिले। और उसके बाद जब मैं एज़ अ आरएन, मतलब आरएन तो ख़ैर मैं हूँ अभी, लेकिन जब मैं इंडिपेंडेंट पेशेंट लूँगी, उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी कि वार्ड में एग्ज़ैक्टली काम है। देखो काम है, इससे मैं डिनाई नहीं करूँगी, काम बहुत है। लेकिन अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उस काम को लेते हैं और कैसे आप उस काम को मैनेज करते हैं। तो मैं आपको तब बताऊँगी कि मैंने वार्ड का काम कैसे मैनेज किया और मैं आगे बैंक शिफ्ट वगैरह बुक कराऊँगी या नहीं कराऊँगी। क्योंकि अगर एक बार में ही मेरा दिमाग खराब हो गया कि भई मेरे बस की बात नहीं है, तो हो सकता है कि मैं ना भी कराऊँ, मैं अपने थिएटर में ही खुश हूँ। वो बात अलग है, एक्स्ट्रा पैसे तो सबको चाहिए भई, पैसों के लिए हम यहाँ आए हैं कमाने के लिए, तो एक्स्ट्रा पैसे सबको चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर से सूरज आ चुका है। लोग जा रहे हैं, 6 बजने वाले हैं शाम के और अभी रात के 10 बजे तक यहाँ अंधेरा नहीं होगा। लोगों की शिफ्ट खत्म हो रही है, तो सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ बगल में हमारे यहाँ नर्सरी है, तो बच्चे अपने जो भी वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चे उस नर्सरी में छोड़ के जाते हैं, फिर वापस आते हुए लेके जाते हैं। तो काफ़ी सारी कारें भी आपको दिख रही होंगी पीछे से जाते हुए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले हफ्ते मैं आपके लिए फिर से कोई नई वीडियो लेके आऊँगी, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय।